बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो आपसे माज़रत कर लेता हूँ। स्टार्ट में मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो टॉपिक को स्टार्ट हमने करना था, लिहाजा मैंने स्टार्ट करना ही चाह रहा हूँ इसको। तो वॉइस में थोड़ा सा आपको इशू आएगा। तो हमारा कोर्स लास्ट हमने इनकम टैक्स डेफिनेशन वगैरह कवर कर ली। एक दरमियान में एक ऐसा चैप्टर था स्कोप ऑफ टैक्स का, जिसमें हमने और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी थी, लेकिन चूंकि एक एस्पिरेंट्स जितने हैं उनको थोड़ी परेशानी हो रही थी कि शायद हम अपने टॉपिक की तरफ क्यों नहीं जा रहे, तो उसको हम कब शुरू करेंगे, या शायद हम इररेलेवेंट चीज़ें को ही कवर करते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये प्लान किया है कि चैप्टर 10 को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगेन हम स्कोप ऑफ टैक्स की तरफ जाएंगे, ताकि आप लोगों को इत्मीनान भी हो। फिर और वो समरी टाइप एक हमारा चैप्टर है जिसमें 5 सोर्सेज ऑफ इनकम की टैक्स का क्या तरीक़ेकार होता है, उस पर कंसेशन, एग्जेम्पशन, व्हाट्सएवर जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारी जब आपको पता चल जाएगा तो स्कोप ऑफ टैक्स और भी आसान हो जाएगा। अगर स्कोप ऑफ टैक्स हम पहले पढ़ लेते तो ये और आसान हो जाते पांचों चैप्टर, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, हम अपने टॉपिक को पहले कवर कर लेते हैं, लेटर ऑन हम उसकी तरफ भी चले जाएंगे और कवर ज़रूर उसको करेंगे, क्योंकि वो भी एक अच्छा एरिया है एक अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बल्कि आपका ये जो सिलेबस है इनकम टैक्स या टैक्स की कैलकुलेशन के लिए स्कोप ऑफ टैक्स का चैप्टर इंतहाई अहम होता है और बेस होता है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सोर्सेज ऑफ इनकम, और इसमें सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको हमने आगाज़ करना है। और इंशाल्लाह अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि आप सुस्ती करें, क्योंकि जब ये हम चीज़ें कवर करना शुरू करेंगे तो हमें फ़ास्ट पेस पे अब चीज़ें लेके चलनी होंगी। तो इंशाल्लाह हम अब फास्ट पेस पे ही जाने वाले हैं। ये टेक्स्ट आपको इतना विजिबल नहीं होगा, थोड़ा सा डिम भी था और लाइट की वजह से भी शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि आपको इसको PDF में आप रीड कर सकते हैं। ये सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की बुक का ही चैप्टर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 12वां चैप्टर है या छठा चैप्टर है। सैलरी इनकम है, यानी कि ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। 5 सोर्सेज जो हैं उनमें से एक मेन, इसकी भी एक लिमिट्स होती हैं, सैलरी से कितनी सैलरी को ड्रा कर रहा है और उस पर कितना टैक्स की स्लैब्स होती है। इन ऑर्डर टू, अच्छा चलें इसको टेक्स्ट को भी रीड नहीं करते, मैं पहले आपको ओवरऑल बता देता हूँ सैलरी है क्या। सैलरी के लिए 2 चीज़ें होना ज़रूरी है, एक एम्प्लॉयर, दूसरा एम्प्लॉई, और उनका आपस में रिलेशनशिप। यानी कि अगर मैं एम्प्लॉई हूँ लेकिन किसी और एम्प्लॉयर का, तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम उसी से मैटर करेगी जो मेरा एम्प्लॉयर है। अब मैं एम्प्लॉई हूँ, किसका हूँ, जिस एम्प्लॉयर का हूँ उसका, और मेरा एम्प्लॉई का रोल मेरा होना ज़रूरी है। और इसी के जवाब में मैं जो काम करता हूँ, जो हमारा एग्रीमेंट है, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का एक एग्रीमेंट होता है, जब वो काम करना चाहता होता है, वो उससे काम लेना चाहता होता है, तो दोनों मिल बैठ के कुछ डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप ये जॉब करेंगे मेरे पास, तो साथ में पैरेलल आपने कोई काम नहीं करना। साथ में ये भी शर्त हो जाती है कि आपने सुबह 8 बजे आना है, 4 बजे तक काम करना है। साथ में ये भी कहा जाता है कि जी आपने दरमियान में ऑफिस टाइम में कहीं मिस नहीं होना, और आपको रिलैक्स होने के लिए चले ठीक है 30 मिनट्स 11 बजे का टाइम, 11 से लेकर 11:30 तक का टाइम अलाउड है, आप उसमें चाय शाय पी सकते हैं। अब देखिए, इंसान अपनी जब आज़ादी खो देता है और अपना काम करना चाहता है, तो वो किसी को टाइम देता है, तो डेफिनेटली टाइम की एक वैल्यू होती है, और उसी सर्विसेज के लिए ही उसको पे किया जाता है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, और उन दोनों का एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप ये होना ज़रूरी है, और उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से, या एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई को रिमनरेशन देता है, उसको हम सैलरी कहते हैं। सैलरी यानी कि एक
स्पेसिफिक पीरियड की बेसिस पे दी जाती है। कोई एम्प्लॉयर डेली बेसिस पे दे सकता है, कोई वीकली बेसिस पे, और कोई क्वार्टर उसको कहते हैं फोर्थ नाइटली, यानी कि 14 दिन 15 दिन के बाद, और कोई मंथली। तो एक पोजीशन रखने की वजह से जो उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उसकी ज़िम्मेदारियों के साथ उसको कुछ सहूलियात भी दी जाती है, उनको परक्विजिट्स कहते हैं। तो उनकी भी कुछ कीमत होती है। तो हमने ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी होती है कि उसकी कितनी सैलरी है, उसमें कितने अलाउंसेस हैं, कौन कौन से अलाउंसेस सैलरी में शामिल होंगे, और परक्विजिट्स कैसे कंसीडर किए जाएंगे, और फर्दर कोई लायबिलिटी जो एम्प्लॉय की थी, एम्प्लॉयर ने उसको कंट्रीब्यूट किया। ये इन लिeu ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है, इन लिeu ऑफ सैलरी भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के साथ वजूद में आती हैं, और फिर वो एम्प्लॉय उन चीज़ों से फ़ायदा उठाता है। उसको गाड़ी, कन्वेंस, घर, ये सारी चीज़ें, और उनकी किस तरीके से ट्रीटमेंट होती है टैक्स के लिहाज से, टैक्स अथॉरिटीज़ कैसे उसको अकाउंट फॉर करती हैं टैक्स पर्पज़ के लिए। तो अब हम ज़रा टैक्स की तरफ जाते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी वन बाई वन। कहीं पे मुझे डिटेल बताने की ज़रूरत होगी तो मैं बताऊंगा। इन ऑर्डर टू रेंडर एन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, द रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। एक पे करने वाला है, दूसरे को पे किया जा रहा है, तो दोनों के दरमियान में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। अगर दोस्त एक दूसरे को दे देते हैं तो उस पर सैलरी के हेड में वो नहीं आएगा। अगर कोई दूसरे को गिफ्ट दे देता है वो सैलरी के हेड में नहीं आएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं है। द एम्प्लॉयर में भी वो करंट भी हो सकता है, फार्मर, या पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। यानी कि जो पहले किसी ने गवर्नमेंट की सर्विस की, वो पास्ट उसका एम्प्लॉयर था, अब उसको पेंशन मिल रही है, तो पेंशन की भी टैक्स के लिहाज से कैलकुलेशन होती है। और करंट अगर कहीं पे सर्विस कर रहा है, और अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि 3 महीने के बाद मैं आपकी सर्विस को ज्वाइन करूंगा, अब मेरे साथ आप एग्रीमेंट करें और अब ही आपको इतनी मैं अमाउंट दे देता हूँ, तो ये एक एग्रीमेंट हो गया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का इन एडवांस, और उसके जवाब में भी कुछ मुझे मिल गया, तो ये भी सैलरी के हेड में ही आएगा, या सैलरी की तरह ही हम उसको ट्रीट करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना इज़ द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय अगेंस्ट द रिम्यूनरेशन रिसीवेबल फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये डेफिनेशन है कि सर्विसेज जो एम्प्लॉयर के लिए सरंजाम देता है और उसके बदले में उसको कुछ मुआवजा मिलता है, तो उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। नंबर 1, ये एम्प्लॉयमेंट कैसी हो सकती है, ए डायरेक्टरशिप और एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन दी मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। एक डायरेक्टर हो सकता है या मैनेजर हो सकता है जो कंपनी के मामलात को मैनेज करे, तो ये भी एम्प्लॉय है। ए पोजीशन विच एंटाइटल्स इट्स होल्डर्स टू अ फिक्स्ड और असर्टेनेबल रिम्यूनरेशन। एक ऐसा ऑफिस या काम या पोजीशन जिसकी वजह से वो अहल हो जाता है कि उसको मंथली बेसिस पे इतना उसको मुआवजा दिया जाए। द होल्डिंग और एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस, किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में आप एम्प्लॉय हो जाते हैं तो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है। तो एम्प्लॉय क्या हुआ, मीन एन इंडिविजुअल हु इज़ एंगेज्ड इन एन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक घर है जिसके अंदर एक एम्प्लॉयर है, दूसरा एम्प्लॉय, यानी कि सरबरा है, दूसरा मताहिद है। तो जो मताहिद होगा उसको एम्प्लॉय कहेंगे, और जो सरबरा होगा मीन्स एनी पर्सन हु एंगेज एंड रिमनरेट द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को उसका मुआवजा देता है और उससे सर्विसेज लेता है, काम करवाता है। अब सैलरी पे जाएं तो सैलरी में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, ये आपने 13 जो चीज़ें हैं इनको पॉइंट आउट, माइंड में थोड़ा सा स्पेस देनी है, बिल्कुल रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब सामने आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें आता है या नहीं। सैलरी इज़ अ रिवार्ड, किसका है, जो सर्विसेज, जो काम हम करते हैं उसके जवाब में जो हमें पैसा मिलता है या उसके बदले में जो हमें पैसा मिलता है उसको हम सैलरी कहते हैं। ये क्या है, रिकम्पन्स ऑफ फॉर सर्विसेज परफॉर्म। ये जो किसी ने काम किया होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसका बदला देने के लिए उसको पैसे जो दिए जाते हैं उसको कहते हैं सैलरी। अगर हम इसको और थोड़ा सा तंग करें, मतलब इसको लिमिटेड सेंस में देखें, इन अ मोर लिमिटेड सेंस a fixed periodical compensation paid by an employer for the services rendered by the employee is termed as salary। कि एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, दोनों का एग्रीमेंट हुआ, एम्प्लॉई ने काम किया
और एम्प्लॉयर ने उस काम के बदले में उसको पैसा दिया, तो ये सैलरी है। फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स सैलरी मीन एनी अमाउंट रिसीव्ड बाई एन एम्प्लॉय फ्राम एनी एम्प्लॉयमेंट। तो सैलरी से मुराद जब टैक्स की मद में देखते हैं तो इससे मुराद क्या होता है, इंक्लूड्स कोई भी पे हो जिसके साथ पे हो, यानी कि स्पेशल पे है, बेसिक पे है, एजुकेशन पे है, व्हाट्सएवर। सेकंड में वेजेस है, थर्ड वेजेस, और इसके बाद है लीव पे और ओवर टाइम, बोनस, ग्रेचुटी, या नंबरिंग ठीक नहीं है, यहाँ पे गलती है नंबरिंग की, 3 की बजाय फिर 2 लिखा हुआ है और 5 की बजाय फिर 4 लिखा हुआ है। तो लीव पे अगर कोई फर्ज किया लीव नहीं लेता और उसके बदले में उसको पैसा मिल जाता है। ओवर टाइम अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम काम करता है, बोनस के तौर पे किसी को पैसा मिलता है। ग्रेचुटी जब रिटायरमेंट आप लेते हैं और पेंशन आपकी नहीं बनती तो कुछ पीरियड के लिए जो आपको सालाना बेसिस पे कैलकुलेशन करके ग्रेचुटी दी जाती है। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, एडिशनल पे फॉर अनप्लेजेंट डेंजरस, यानी कि कोई रिस्क अलाउंस वगैरह, फ़ीस कोई आपको किसी सर्विस के बदले में फ़ीस पे की जा रही है, और आपको अगर कोई कमीशन पे किया जा रहा है, या फिर अलाउंसेज हैं, या इसके अलावा परक्यूजिट्स हैं। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू दी सैलरी और वेजेस, यानी कि जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है सैलरी के साथ या वेजेस के अलावा से, तो उसको भी इसमें शामिल करेंगे। सॉरी, एनी अदर बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, कोई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई और फ़ायदा पहुंचाया है तो वो भी इसमें शामिल होगा। इसके अलावा परक्यूजिट्स जो सहूलतें मिली होती हैं वो भी इसमें आएंगी। ब्लैक लॉज डिक्शनरी डिफाइंस द परक्यूजिट्स एज एमुलमेंट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स और अदर इंसिडेंटल प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स अटैचिंग टू एन ऑफिस और पोजीशन, किसी ऑफिस और पोजीशन की वजह से जो इंडिविजुअल को पे किए जाते हैं। तो अंडर द इनकम टैक्स परक्यूजिट्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन किसी को दी जा रही है तो वो भी परक्यूजिट्स में आ जाएगा, यानी कि ऑफिस के साथ उसको घर दे दिया जाता है। द वैल्यू ऑफ एनी कंसेशन इन रेंट और ऑफ एनी अकोमोडेशन, अगर उसको अकोमोडेशन दी गई और उसके रेंट में उसको छूट मिली गई, या ये कहा गया कि एम्प्लॉयर 50% पे करेगा, बाकी एम्प्लॉय पे करेगा, अगेन ये परक्यूजिट्स है। एनी पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय फ़ायदा उठा रहा है और एम्प्लॉयर उसका पे कर रहा है तो ये सारा उसमें ही आएगा। हिज स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड, जैसा कि उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके बच्चों की, उसकी एजुकेशन, ये भी उसी में आ जाएंगे। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट के लिए पेमेंट टुवर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन्युटी वगैरह उसको पे किया जा रहा है। और इसके अलावा द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड एट कंसेशनल, अगर कोई उसको मतलब कोई खाना वाना या कोई उसको हाफ रेट पे कर दिया जाता है, ये कंसेशन है उसको, या कहीं पे वो विज़िट करता है, टूर करता है तो उसमें उसको कुछ अलाउंस दे दिया जाता है, तो ये भी उसी में शामिल आ जाएगा। ठीक है जी। एनी सम पेड बाय एन एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि कोई जो एम्प्लॉय था उसकी ऑब्लिगेशन बनती थी लेकिन उसकी जगह पे एम्प्लॉयर ने पे किया, तो ये भी उसका परक्यूजिट्स है। इसके अलावा फैसिलिटी ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, अगर कोई गाड़ी है उसकी वजह वो दी गई, वो ये दोनों हो सकती है, सिर्फ ऑफिस के इस्तेमाल के लिए या फिर ऑफिस और घर के दोनों के इस्तेमाल के लिए, तो ये भी इस तरह के परक्यूजिट्स है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा हेड आता है सैलरी के तनाज़र में हम देखें तो प्रॉफिट इन लिeu और इन एडिशन टू सैलरी, यानी कि सैलरी के साथ इजाफी तौर पे जो उसको फ़ायदे मिलते हैं, तो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ हो जाता है, और इन एडिशन टू सैलरीज, यानी कि या तो सैलरी के बजाय या सैलरी के साथ एडिशनल, उसमें क्या क्या आएगा, इसमें 6-7 हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट टू एंटर इनटू द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, जो एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉय ने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया एम्प्लॉयमेंट के लिए, 5 साल का एग्रीमेंट है, 3 साल के लिए, तो उसके जवाब में उसको कुछ अमाउंट दी गई या उसको कंपनसेट किया गया, ये इन एडिशन या इन लिeu ऑफ सैलरी हो जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज कंसिडरेशन फॉर एन एम्प्लॉयज एग्रीमेंट टू एनी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी चेंज देयर इन, कि वो
कोई और सर्विस नहीं करेगा, ये उसको बाउंड कर दिया, इस पाबंदी की वजह से भी उसको कंपनसेट किया जा सकता है। एनी अमाउंट, या फिर आपने यही अपनी स्किल या सर्विसेज किसी और को नहीं देनी, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज कंपनसेशन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, के किसी की जो जॉब थी उसको ख़त्म किया जा रहा है और उसके बदले में उसको कंपनसेट, यानी कि गोल्डन हैंडशेक वगैरह। इट इंक्लूड्स एनी कंपनसेशन फॉर रिटेंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गोल्डन हैंडशेक पेमेंट। ये सारी की सारी जो गोल्डन हैंडशेक वगैरह जो आपको पे कर दिया जाता है कि आपका रिटायरमेंट का भी टाइम था लेकिन आपको एडवांस में रिटायरमेंट कर रहे हैं, इस वजह से कि उस डिपार्टमेंट को उस पोजीशन का बंदा अब नहीं चाहिए। फर्दर क्या है, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्राम एनी फंड, कोई भी फंड, प्रोविडेंट फंड है या किसी से भी, कॉन्स्टिट्यूटेड बाई एन एम्प्लॉयर टू द एक्सटेंट विच द अमाउंट इज़ नॉट अ रीपेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय टू द फंड, यानी कि वो रिफंड की एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉई है उसने जो अमाउंट दी थी उसके अलावा जो उसने कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने दी थी वो भी इसमें शामिल होगी। जो एम्प्लॉई की अमाउंट पहले से कंट्रीब्यूट है उसको वापस की जा रही है वो इसमें शामिल नहीं होगी। जो एम्प्लॉयर ने उसके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट किया था या ऐसी स्कीम जो उसने एम्प्लॉई के लिए लॉन्च की थी वो इसमें शामिल होगी। 5वें नंबर पे, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज कंसिडरेशन फॉर एन एम्प्लॉयज एग्रीमेंट टू ए रेस्ट्रिक्टिव कन्वीनियंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पास्ट प्रेजेंट और पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयमेंट, के जो पहले अभी तक उसने जॉब नहीं की या अभी नहीं कर रहा या फ्यूचर में ना करेगा, इससे रोकने के लिए और बाउंड करने के लिए उसको कुछ कंपनसेट अगर किया जाता है तो वो भी इसमें इन लिeu ऑफ या इन एडिशन टू सैलरी आ जाएगा। एनी पेंशन और एनुटी और एनी सप्लीमेंट टू अ पेंशन और एनुटी, यानी कि पेंशन है, एनुटी है या उनके जवाब में या उसके साथ कोई इजाफी फ़ायदा देते हैं तो वो भी इसके इन लिeu आ जाएगा। एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम अंडर सेक्शन 4, सेक्शन 4 के मुताबिक एम्प्लॉय की तरफ से जो चार्जेबल टू टैक्स था लेकिन एम्प्लॉयर ने उसकी जगह पे कर दिया या उसको कंपनसेट कर दिया तो ये भी इन लिeu ऑफ सैलरी या फिर इन एडिशन टू सैलरी आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह एक लेंथी टॉपिक हमने इसलिए कवर नहीं किया ताकि आप इस चीज़ों को याद भी रखें और साथ में थोड़ी सी मेरी तबीयत में डाउन थी तो आप लोग विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आप अपने कोर्स को स्टार्ट अप कर लें, चीज़ों को साथ में कवर करना शुरू कर दें। आने वाले इंशाल्लाह जो ही मेरी तबीयत संभलती है तो इंशाल्लाह हम पर डे 4 से 5 लेक्चर कवर किया करेंगे, कम से कम 3 तो कवर किया करेंगे, 4-5 की तरफ अगर ना भी जाए तो आप लोग अपनी रूटीन सेट करें, वीकली टेस्ट वगैरह की तरफ फोकस रखें, जो आपका टॉपिक होता है, चैप्टर होता है, उसको इन टाइम जो टेस्ट के अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको कवर कर लिया करें। इंशाल्लाह हमारा ये सेशन अच्छे तरीके से चलेगा, अच्छे तरीके से हम इसको कवर कर पाएंगे। तो बस आप लोगों ने थोड़ी सी कंसिडरेशन रखनी है, तवज्जो रखनी है और इंशाल्लाह सब आसान होगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।